नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% से अधिक हुआ मतदान, चुनी गई गांव की सरकार। हाक फोर्स के सर्चिंग टीम पर नक्सलियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई पर भागे नक्सली। मतदान करने आ रहे लोगों की पेड़ से टकराई 4 व्हीलर, घटना में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नगरीय क्षेत्र में मतदाता सूची अपडेशन नहीं होने से प्रत्याशियों का बिगड़ रहा चुनावी गणित। पूरे देश में अमानक पॉलीथीन पर लगा बैन, बालाघाट में खामोश बैठे जिम्मेदार। जिले के अन्य महाविद्यालयों की तरह लालबरा के एमए संकाय में 90% छात्र हुए फेल। बैयर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति की फांसी लगने से मौत हो गई है। दोनों मृतक, जिनमें भैयालाल परते 32 वर्ष ग्राम सीधा डोंगरी एवं वीरेंद्र उइके 32 वर्ष ग्राम नेवरगांव निवासी है। दोनों व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैयालाल ग्राम सीता डोंगरी निवासी और वीरेंद्र उइके ग्राम नेवरगांव निवासी दोनों अपने परिवारों के साथ ही खेती मजदूरी करते थे। 29 जून की सुबह 6 बजे भैयालाल की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर के छप्पर में देखी गई, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार 30 जून को सुबह 6 बजे वीरेंद्र उइके ने अपने घर के पीछे जंगल में पेड़ में फांसी लगा ली। बैयर पुलिस ने दोनों व्यक्ति की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। इन दोनों व्यक्तियों ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटेल टोला के स्टॉप डैम में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक काशीराम पिता गौथर विश्वकर्मा 35 वर्ष ग्राम भंडारपुर थाना मलाछड़ निवासी है। इसके लाश को स्टॉप डैम से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काशीराम विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था, जिसका ससुराल गढ़ी पटेल टोला का है। 29 जून को काशीराम अपने गांव के नानूनाल मस्कोले के साथ अपने ससुराल पटेल टोला आया था। 30 जून को सुबह 9 बजे काशीराम विश्वकर्मा नानूनाल मस्कोले के साथ ग्राम के समीप स्टॉप डैम में नहाने के लिए आए थे और दोनों नहा रहे थे। उसी दौरान काशीराम स्टॉप डैम के गहरे पानी में चले जाने से वह स्टॉप डैम में डूब गया। काशीराम विश्वकर्मा के स्टॉप डैम में डूबने के संबंध में नानूनाल मस्कोले ने उसके ससुराल में जाकर बताया और गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। मोती तालाब को मोती की माफिक चमकाने, उसे आकर्षक व सुंदर बनाने और शाम के वक्त वॉक करने वाले नागरिकों के लिए उजाले का बेहतर इंतजाम किए जाने को लेकर नगर पालिका के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर कुछ माह पूर्व मोती तालाब के चारों ओर स्ट्रीट लाइट लगाकर इस मार्ग को रोशन किया गया था। जहां खंभों पर लगाए गए बल्बों को रोशन करने के लिए विद्युत पोल के साथ साथ सोलर पैनल की भी व्यवस्था की गई, ताकि देर रात इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और लोग भी इस मार्ग से आसानी से पार कर सकेंगे। लेकिन इस मार्ग को रोशन करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यह मार्ग रात के अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे चलते यहाँ एक और मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अंधेरा होने के चलते इस मार्ग पर असामाजिक तत्वों ने अपना डेरा जमा लिया है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शायद यही वजह कि शाम के वक्त लोगों ने इस मार्ग से आवाजाही बंद कर दी है। वहीं विद्युत व्यवस्था न होने के चलते लोगों को जहरीले सांप, बिच्छू सहित अन्य जीव जंतुओं के काटने का भी डर बना हुआ है। लंबे समय से स्ट्रीट लाइट बंद होने के बावजूद भी नगर पालिका ने उसे सुधारने की जहमत नहीं उठाई, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों सहित अन्य राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने मोती तालाब पार्क मार्ग को पूर्व की भांति रोशन किए जाने की मांग की। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पहले तो ठीक था, ये पोल गिरा हुआ था, शायद उस पर पेड़ गिर गया था, तो उसके बाद से यहाँ पर लाइट चालू नहीं हो रही है। शायद पार्क की चालू हो रही है, लेकिन ये जो पाथ है, जो नेचुरल ट्रेल है यहाँ पर, जो मिट्टी वाला ये जो रास्ता है, इसमें चालू नहीं हो पा रही है। तो किस प्रकार की सुविधा होगी अगर ये लाइट चालू हो जाएगी? आप बहुत ज्यादा सुविधा होगी। अब आज जैसे ही मुझे टाइमिंग निकाल कर पहले मुझे आना पड़ा, क्योंकि अंधेरा होने के पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, वरना बारिश भी हो रही है, बाकी सारे कीड़े पतंगे ये सब। क्या मांग करेंगे नगर पालिका प्रशासन से आप? कि जल्द से जल्द जो हुआ था वो नेचुरल कैलेमिटी है, वो तो प्रकृति ने गिराया था पेड़, लेकिन उसके बाद काफी समय हो गया, तो उसको जल्द से जल्द ठीक करें
और यहाँ पर जो इवनिंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं वो आसानी से वो इवनिंग वॉक कर पाएँ और उनका समाधान हो सके। दिक्कत तो बहुत है सर, क्यों यहाँ छेड़खानी बहुत होती है सड़क से, जब लाइट नहीं रहती तो ये अनजान व्यक्ति जाते रहता है, कोई लड़के कहीं छेड़ देते हैं लड़की को। और यहाँ समस्या तो ये है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं लाइट नहीं रहने से। तो अभी लगभग कितने दिनों से लाइट बंद है यहाँ पे? यहाँ से तो करीबन एक सप्ताह के ऊपर की हो गया। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहेंगे नगर पालिका प्रशासन से? कि लाइट चालू करवा दे जल्द से जल्द। जल्द से जल्द। और जैसे अभी लाइट नहीं है तो आप फिर अभी घूमने आते हैं कि रात में कि नहीं आते हैं? नहीं, क्योंकि छेड़खानी बहुत होती है, इसकी वजह से बताऊँ कोई आने को नहीं दिखता। बट अच्छा, और अगर कुछ लोग जैसे आते हैं तो क्या दिन में ही चले जाते हैं? हाँ, दिन में मानो इधर 5-5:30 बजे आते हैं और आधा घंटा भी नहीं घूमते होंगे, 15 मिनट 6 बजे के अंदर ही चल ले जाते हैं। और ये जो बने हुए हैं सौर ऊर्जा से जलने वाले, ये भी नहीं जलते क्या? कुछ नहीं जलता है। अच्छा, मतलब खाली शोपीस बने हुए हाँ, हैं। 100 पीस। और आप लोग क्या चाहेंगे इसमें? इसके में तो चाहने की तो बहुत बात थी, लाइट चालू हो जाए जल्द से जल्द। तो अच्छा, जैसे कि अभी कुछ दिनों से यहाँ की जो है स्ट्रीट लाइट बंद है, तो किस प्रकार की दिक्कत जाती है बंद होने से? भाई स्वाभाविक सी बात है, लाइट बंद है तो जैसी शाम होती है और लोग टहलने निकलते हैं, वैसे भी ये गली जो है ये घास फूस वाली गली है, बहुत सकरी गली है, तो लोग अक्सर चलने के लिए जो है शाम के समय इस तालाब की रोड का यूज़ करते हैं। और ये लाइट नहीं रहती तो बारिश के समय में काफ़ी परेशानी है। लाइट निश्चित रूप से चालू रहना चाहिए। जैसे कि लाइट होती है तो किस प्रकार की सुविधा रहती है, और अभी नहीं है तो क्या कोई ऐसी कुछ दुर्घटना घटने की संभावना है? बारिश का समय है, निश्चित रूप से कीड़े मकोड़े का समय रहता है। बारिश के समय बिच्छू और सांप वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं, नेचुरल चीज़ें हैं और इसमें जो है परेशानी खतरों का सामना तो करना ही पड़ता है आने जाने वाले को। चाहिए कि लाइट रहे तो कम से कम इन खतरों से बचा जा सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मर्सिनिया ने बताया कि मोती तालाब पार की स्ट्रीट लाइट बंद है, यह जानकारी उन्हें नहीं थी। वे जल्द ही कर्मचारी भेजकर मामले का पता लगाएंगे। वहीं जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का भी कार्य किया जाएगा। पूरे देश में शुक्रवार को 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथीन के बैग और थर्माकोल के प्लेट, कटोरी सहित अमानक सामग्री के किए जा रहे धड़ल्ले से उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है, जिसमें आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने या पाबंदी वाले इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन इस नियम का बालाघाट नगर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अमल नहीं हो पा रहा। यह कहे कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करा रहे। शायद यही वजह है कि प्रतिबंध के बावजूद भी नगर के प्रतिष्ठानों में पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान है। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 5 वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है। लेकिन बात अगर नगर या पूरे बालाघाट जिले की करें तो यहाँ अमानक पॉलीथीन का भंडारण और उसका परिवहन यहाँ धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिन पर कार्यवाही करना तो दूर की बात, जिम्मेदारों के द्वारा ना तो अब तक इसकी जानकारी व्यापारियों को दी गई और ना ही नियम को सख्ती से लागू कराने की किसी प्रकार का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते व्यापारी बेखौफ होकर सिंगल यूज अमानक पॉलीथीन का जमकर बिक्री, परिवहन और भंडारण कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मर्सिनिया ने बताया कि अमानक पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए टीम का गठन किया गया। करीब 15 दिन पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापारियों और आम लोगों को सूचित भी किया जा चुका है। इस टीम में 3 सैनिटरी इंस्पेक्टर यामिनी डहरवाल, काजल डोंगरे और धनवंती नगपुरे को शामिल किया गया। 33 वार्डों के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम को 11-11 वार्डों का कार्य संभालने के लिए कहा गया है। एक टीम में 11 वार्ड प्रभारी, 11 सुपरवाइजर भी शामिल है। एक टीम में करीब 23 लोगों को रखा गया है, जिनका नोडल ऑफिसर प्रीति घरते को बनाया गया है। हमारी टीम नगर में कार्रवाई कर रही है। कोतवाली पुलिस अवैध हथियारों को लेकर एक बड़ा खुलासा कर सकती है। पिछले 2 दिन से कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई के चलते हथियारों के अवैध कारोबार में लिप्त आधा दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक देसी कट्टा सहित अन्य हथियार जब्त किए जाने की खबर सूत्रों के हवाले से लगी, किंतु इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले ही लालवरा से कुछ लोगों को पकड़कर बालाघाट लाई, किंतु इन लोगों को कोतवाली में स्टाफ के अभाव में अलग रखा गया है। वहीं 1 जुलाई को भी कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कुछ लोगों को इसी मामले में पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया है।
हालांकि अभी यहां पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह मामला अवैध हथियारों को लेकर या फिर अवैध धंधा गांजा या अन्य मादक पदार्थ से जुड़ा हुआ है। किंतु यह निश्चित है कि 2 दिन से चली आ रही कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई में आधा दर्जन देसी कट्टा, माउजर जैसे घातक हथियार जब्त किए जाने की जानकारी मिली है, किंतु कोतवाली पुलिस के इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। लांजी नगर के बालाघाट मार्ग पर दुलापुर हनुमान मंदिर के समीप लगातार एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। 1 जुलाई की सुबह लगभग 5 बजे एक सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह करीब 5 बजे के आसपास दुलापुर हनुमान मंदिर के समीप रायपुर से बालाघाट की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार दुलापुर मंदिर के पास मोड़ाई पर पेड़ से टकराई गई। इसमें सवार 3 युवक जिसमें संजय साहू वाहन चालक, आयुष पिता अनिल तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी लखनवाड़ा कटंगी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं बेगेस पिता लालचंद पारदी 30 वर्ष लखनवाड़ा कटंगी निवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष और वेगेस रायपुर में किसी कंपनी में कार्य करते थे। इन्होंने संजय साहू की गाड़ी किराए पर लेकर अपने गांव लखनवाड़ा ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए वे जा रहे थे। इसी दौरान यह गंभीर सड़क दुर्घटना घटित हो गई जिसमें वाहन चला रहा संजय साहू एवं आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं योगेश की मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात मौजूद लोगों के द्वारा तुरंत ही लांजी पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिनके द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक वेगेश पारदी के परिजन के आने पर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। एक जुलाई को बालाघाट जिले के 3 विकासखंड लांजी, करनापुर एवं कटंगी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। जिले में मतदान के प्रति ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह देखा गया। विशेषकर महिला मतदाताओं ने गांव के विकास के लिए अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए तत्परता दिखाई दी और मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई से सुबह से ही महिला एवं पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थी। जिले के 3 विकास खंडों में मतदान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक जिले के 3 विकासखंड लांजी, करनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में 70% से अधिक मतदान हो चुका। दोपहर 3 बजे तक करनापुर में विकासखंड में 70%, लांजी में 65% एवं कटंगी में 76% मतदान हुआ। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र में पहुंच गए उन्हें मतदान करने के लिए पर्ची बांट दी गई थी। दोपहर 3 बजे के बाद किरनापुर विकासखंड के 141 मतदान केंद्रों पर 10,770 पर्चियां, लांजी के 178 मतदान केंद्रों पर 6,974 एवं कटंगी के 127 मतदान केंद्रों पर 9,424 पर्चियां वितरित की गई। जिन लोगों को पर्ची दी गई उन सभी लोगों ने मतदान कराया जाएगा। संपूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद द्वितीय चरण के पंचायत निर्वाचन में जिले के 3 विकासखंडों में 80% से अधिक मतदान होने का अनुमान है। जिले के 3 विकासखंडों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या विवाद की सूचना नहीं है। जिन मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त हो गया है वहां पर मतगणना प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अपने अमले के साथ 1 जुलाई को सुबह ही किरनापुर एवं लांजी विकासखंड के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंच गए थे। उन्होंने किरनापुर विकासखंड के ग्राम सालेटेका, लांजी विकासखंड के ग्राम घोटी, नेवरवाही, सर्रा, नंदोरा, देवरबेली के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदान दल से चर्चा की। जिले में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण को लेकर शासकीय कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इन कर्मचारियों को 100 से 150 किलोमीटर दूर प्रशिक्षण के लिए बुलवाया जा रहा है, तो वहीं उन्हें प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने और वहां से वापस आने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी नहीं की गई है। जहां कर्मचारी स्वयं का पैसा खर्च कर लंबी दूरी पर स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचकर निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहीं परिवहन के साधन न होने, प्रशिक्षण स्थल पर समय पर न पहुंचने या प्रशिक्षण केंद्र से अनुपस्थित रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर अखिल भारतीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हरिशंकर दमाहे ने आपत्ति जताते हुए प्रशिक्षण कार्य के लिए चयनित कर्मचारियों को प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों को मानदेय के साथ साथ 1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाने की भी मांग की है।
अभी जैसे कि जी तीसरे चरण के लिए दूसरे चरण का जो है प्रशिक्षण होने वाला है, इसमें किस प्रकार की दिक्कत होगी आप लोग को? शासन के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की गई है या क्या होना चाहिए इसमें? हमारे प्रशिक्षण बिरसा में कटंगी ब्लॉक के भी कर्मचारी हैं, लांजी के भी हैं, परसवाड़े के भी हैं, किन्नापुर के भी हैं, मिक्स करके कर्मचारियों को लिया गया है, जिसमें दूसरा प्रशिक्षण उनका वहीं पर होना है, जिसमें उनको वहाँ 10 बजे पहुँचना है और दूसरा चरण दूसरी पाली वाले को 2 बजे पहुँचना है और उनका 5 बजे तक होना है। इसके अलावा उनको न यहाँ से पहुँच की व्यवस्था है न आने की व्यवस्था है। उसके अलावा हमें चुनाव में भी वहाँ जाना है और 7 बजे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे वहाँ खड़े होना है। अब 7 बजे खड़े होने के लिए एक तो एक दिन पूर्व जाना पड़ेगा या फिर अपने यहाँ से 4 व्हीलर बना के जाएंगे, और एक दिन पूर्व जाते हैं तो कोई साधन नहीं मिलता, माने उस दिन भी हमको अपने ही कोई साधन से वहाँ जाना पड़ेगा। ऊपर से बरसात का दिन है, बरसात के दिन में कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चला के नहीं जा सकता उतने दूर। एक तो वो 52 मोड़ है, 52 मोड़ से बिरसा पहुँचना बहुत दुर्लभ काम है। अच्छा, दूरी की बात करें तो कितनी दूरी होती है अगर इसमें देखा जाए तो? सर, बालाघाट से दूरी तो 85 से 90 किलोमीटर बिरसा की होती है, और यदि अगर मैके पार वाला कोई व्यक्ति आता है तो उसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर से भी अधिक होगी। लगभग कितने विकासखंड के शिक्षक शामिल होते हैं इसमें? इसमें 10 विकासखंड के टीचर शामिल होते हैं। 1 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए लांजी तहसील के अति नक्सल प्रभावित देवरबेली पुलिस चौकी के कराडेही के जंगलों में दोपहर करीब 3:30 बजे सर्चिंग के दौरान हाकफोर्स के जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। घटना में कोई हताहत नहीं। बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए लांजी तहसील सहित अन्य तहसीलों में विशेष सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे देवरबेली पुलिस चौकी के केराडेही के जंगल में हाक फोर्स की सर्चिंग पार्टी के जवानों को 4 हथियारबंद नक्सली दिखाई दिए। हाक फोर्स की टीम ने नक्सलियों का पीछा किया तो नक्सलियों की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए हाक फोर्स ने भी कुछ राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाद नक्सली घटनास्थल से फरार हो गए। घटना को देखते हुए हाकफोर्स और पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई। ये आज दिन में दोपहर के बाद के 3:30 बजे की घटना है, क्योंकि हमारी पंचायत चुनाव चल रहा है उस एरिया में, तो पहले से ही पार्टियां जंगल में सर्चिंग कर रही थी। एक पार्टी को 4 नक्सली होने का पता लगा। उसके बाद जो है ना पार्टी ने सर्चिंग अभियान छेड़ा तो नक्सलियों ने फायर किया। इधर से पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। फिर उसके बाद नक्सली भाग गए। काफ़ी देर तक हमारी पुलिस पार्टी उस एरिया में सर्चिंग करती रही। अभी भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो सर्चिंग कर रही हैं। तो ये पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसके मद्देनजर क्या देखा जा सकता है नक्सलियों की जैसे मूवमेंट है वहाँ या नहीं, हम पंचायत चुनाव चल रहे हैं इसलिए हम भी इस बारे में बड़े सजग हैं। और ये जो घटना हुई है बिल्कुल ये केराडी जो के जंगल है वो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक की है और उसी एरिया में आज चुनाव भी है। तो इस बारे में अब उनका क्या मकसद है उसके बारे में तो पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन 20 जून को नकली घटना हुई थी, नकली मारे भी गए। क्या मानते हैं नकली हतोत्साहित होकर के मतलब फिर से रीअटैक करने की तैयारी में? इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो उसके बाद पुलिस भी बहुत अलर्ट रहती है, क्योंकि दूसरी पार्टी के द्वारा कोई भी स्टेप उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले लांजी तहसील के जंगलों में ही नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली कमांडर एंड चीफ नागेश, एरिया कमेटी मेंबर मनोज और महिला नक्सली रामेश, जिन पर कुल 57 लाख का इनाम था, ये तीनों मार गिराए गए थे। जिसके बाद से इस क्षेत्र में पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। शुक्रवार को नक्सलियों की उपस्थिति को इसी घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का गत दिवस एमए प्रथम व तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, परंतु लालबरा शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत एमए संकाय के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत ही खराब आया है एवं 90% विद्यार्थी फेल हो चुके हैं।
1 जुलाई को एनएसयूआई के पदाधिकारी व महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र खंडायत को ज्ञापन सौंपकर एमए के सभी संकायों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कर परिणाम घोषित किए जाने की मांग की। वहीं मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। क्या है आपका परिणाम? 2 सब्जेक्ट में 80 आई है और सभी बच्चों का यही है। कितने स्टूडेंट थे उसमें शामिल? 44 बच्चे थे। सभी फेल हो गए क्या? सभी लोग, सिर्फ एक बच्चा पास हुए, नहीं पूरे फेल। और मार्क्स किस तरह से आए? मार्क्स तो बहुत गंदे और सीसी के तो जुड़े ही नहीं है मार्क्स। मैंने जो बता रही 1-2 नंबर 0 नंबर के आए हैं। 1 नंबर, किसी को 2, किसी को 3, बस उस। परीक्षा परिणाम बहुत बुरा है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा नर्वस है पूरे बच्चे और एक प्रकार से डिप्रेशन में भी चले गए हैं। गांव से आने वाले बच्चे हैं। अभी फिलहाल में अब हमको 80 आई है, तो 80 के हमको 250 रुपये लग रहा है और बोलते हैं ये महाविद्यालय वाले कि आपकी काफ़ी खुलवाओ। काफ़ी खुलवाने के मतलब 2500 रुपये लग रहे हैं एक काफ़ी खुलवाने के। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर हमारे सेकेंड सेम के परीक्षा फॉर्म डल जाएंगे। तो ये किसान के बच्चे, हम लोग खुद कैसे जीवन यापन कर रहे हैं हम जान रहे हैं, तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा और कहाँ से भरेंगे। लालबरा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र खंडायत ने बताया कि एमए का परीक्षा परिणाम गत दिवस घोषित किया गया और इस बार जांचकर्ताओं के द्वारा नियमों का पालन करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई है एवं विद्यार्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पेपर अच्छे गए थे, इतने कम नंबर नहीं आ सकते। इसका सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि बच्चों ने गंभीरतापूर्वक आंसर न लिखा हो, क्योंकि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा स्ट्रिक्टली मूल्यांकन कार्य किया गया है। पहली एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात, तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि तकनीकी त्रुटि हो गई होगी, उनसे 25 की जगह 15 लिखा गया होगी। एक बात ये हो सकती है। इन सब बातों से ज़्यादा अपन लोग डिस्कस न करते हुए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे इस विषय पर कि ऐसा क्यों हुआ कि अधिकतर छात्रों का रिजल्ट या तो फेल हो गए हैं या तो सप्लीमेंट्री 80 आ गई है। तो इस बारे में बात करते हैं उनसे। अगर विश्वविद्यालय ने, जैसा कि आपको अवगत है कि 250 रुपये फीस रखा हुआ है इस बारे में, तो विश्वविद्यालय से अनुरोध करेंगे कि ये फीस को कम किया जाए, जिससे छात्र अपनी कॉपी देखकर संतुष्ट हो जाए कि वास्तव में उन्होंने कितना लिखा था और उनका कैसा मूल्यांकन हुआ। ये सारी पुष्टि हो जाना चाहिए।